Question number 1, please. No one writes anything. Let me finish off the sum and then you can take it down. There are certain minute things that I want you to understand. Okay. A Limited took a foreign loan of $1 lakh on 1st of April 19 at the rate of 5% annual interest rate. On that date, that is on 1st of April 19, the exchange rate was $1 is equal to 50. On 31st of March 2020, exchange rate was $1 is equal to 57. Comparable Indian interest rate for such loan was 12% per annum. Ascertain the borrowing cost that may or may not be capitalized and the foreign exchange loss. Okay. चलो. So basically अपने को कैलकुलेट क्या करना है, कितने का एडजस्टमेंट होएगा बेसिकली. ठीक है. Particulars rupees. Chalo. So first thing is always foreign exchange loss. कितने का foreign exchange loss हुआ है, कैसे कैलकुलेट करने का, पे अटेंशन. करने के लिए बहुत इजी है. देयर इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ अप्रोचिंग दैट आई वांट यू टू कीप इट इन माइंड. ओके, ये मुंह मत बिगाड़, सीधा सुन. डॉलर 1 लाख है इनटू व्हाट इज द एक्सचेंज रेट एट द एंड 57 माइनस ओरिजिनल या इनिशियल रिकॉग्निशन 50 का था, तो 2 रुपए का लॉस है. 2 लाख रुपए का फॉरेन एक्सचेंज है, लॉस है. सॉरी, ओ माय बैड, मैं अभी भी मेरे एग्जांपल में 7 लाख का फॉरेन एक्सचेंज लॉस है, बराबर है. लेट्स नेम इट एज ए. फिर आएगा डिफरेंस इन बोरोइंग कॉस्ट. कौन सा बोरोइंग कॉस्ट? 2 बोरोइंग कॉस्ट है. कौन सा है 2 बोरोइंग कॉस्ट? क्या चल रहा है? डोमेस्टिक नहीं है, फंक्शनल करेंसी बोल. ओके, सो बोरोइंग कॉस्ट इन फंक्शनल करेंसी. चलो, बोरोइंग कॉस्ट इन फंक्शनल करेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? वेल, 1 लाख डॉलर का जो लोन लिया था, जिस दिन लोन लिया था उस दिन उसका रेट था 50 रुपए का, बराबर है. तो ये जो ब्रैकेट है अपने को क्या देगा? लोन इन रुपीस. इंडिया से लोन लिया होता तो 50 लाख का लोन लिया होता. कैसे मिला? जो एक्चुअली रोकड़ा, एक्चुअली रुपीस जो अपने को लोन मिला वो हम लोग देख रहे हैं. हम लोग को 1 लाख डॉलर इंटू 50 लाख रुपए का लोन लिया, तो इंडिया से भी लोन लिया होता तो 50 लाख का ही लिया होता. तो पहले रुपीस का लोन निकाला इनटू व्हाट? इनटू इंडियन रेट. इंडियन रेट क्या है? 12%. तो बताइए कितने का बोरोइंग कॉस्ट आएगा? 50 लाख इंटू 12, 6 लाख रुपये, बराबर ना? चलो, सिमिलरली नाउ वी गेट द सेकंड इन थिंग, बोरोइंग कॉस्ट इन, नहीं बताओगे, फॉरेन करेंसी, या फिर आप बोल सकते हो एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट, बराबर. ये एक्चुअली इनकर हुआ. अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट करोगे आप? इसमें आप बोलोगे 1 लाख डॉलर का लोन लिया है इंटू 5%. पहले इंटरेस्ट मल्टीप्लाई आएगा ताकि इंटरेस्ट में सॉरी डॉलर्स में इंटरेस्ट मिले, इनटू व्हाट इज द एक्सचेंज रेट ऑन द डेट ऑफ पेमेंट 57. सी, अगर आप दोनों कैलकुलेशंस देखते हो, दोनों में है तो वही रेट, इंटरेस्ट एंड डॉलर का अमाउंट, लेकिन दोनों का अप्रोच अलग अलग है. पहले में हमने रुपीज में लोन निकाला, फिर इंटरेस्ट मल्टीप्लाई किया. दूसरे में पहले डॉलर्स में इंटरेस्ट निकाला और फिर रेट मल्टीप्लाई किया. अप्रोच समझो. Are you understanding the difference? It looks the same, it is not same. Take your time, understand it. आंटी का एग्जाम अभी खत्म हुआ, दूसरा एग्जाम चालू हो गया. अरे अंडरस्टैंडिंग आंटी? ओके, तो बताइए फिगर. 4 लाख. कंफर्म प्लीज. 2,85,000. So what's the difference? 3,15,000. बराबर है. Let's name it as B.
ऐसे B. So what will be the amount of adjustment? Therefore, therefore amount of foreign exchange loss to be adjusted as interest cost, lower of A and B. बोलो कितना आएगा बेटा? 3,15,000. कभी भी सम यहाँ पे खत्म करने का नहीं, अभी क्या कैलकुलेट करने का? Therefore revised foreign exchange loss. कितना है फॉरेन एक्सचेंज लॉस? 7 लाख का लॉस था, उसमें हम लोग अभी कितना माइनस करेंगे? 3,15,000 माइनस करेंगे तो नया लॉस मिल जाएगा. Therefore revised borrowing cost. कितने का बोरोइंग कॉस्ट था अपना? 2,85,000 का एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट है, उसमें 3,15,000 ऐड हो जाएगा. बराबर है? हाँ भी बोलो, क्या क्या बोलो ना? 3,85,000 और यहाँ पे 6,70,000. कैसे 6,70,000 कैसे? 285 में 15, 6 लाख. डोंट बिलीव दिस गाय, पूरी बकवास कर रहा. अरे अरे यस और नो? So always calculate the revised values. Go for it. Will you do homework? ये ऐसा ही 2 सम देता हूँ, इसी का कंटिन्यूएशन. खाली 2 एलिमेंट्स को चेंज करेगा तो थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज. चलो राइट डाउन, उसी सम में ही लिखो. इस सम के नीचे केस है, केस भी करके लिखो. राइट एट होम, फॉर्मेट सेम रखना. ओके राइट. पहले केस में क्लोजिंग रेट को 60 रखो, बाकी सब सेम. दूसरे केस में सब कुछ सेम, खाली 12 को 14% करना है. दोनों कनेक्टेड नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट केसेस है. आई होप यू अंडरस्टैंड. राइट एट होम. Let's move on in the standard. Okay. So what we have understood by now is what is borrowing cost. Okay. Now question comes, what is the accounting treatment of it? इसका accounting कैसे होना चाहिए? Anyone? What should be the accounting treatment of borrowing cost? Well, debited to P&L. Leave it. I'll handle the accounting. It should be debited to P&L. Expense है, और क्या होएगा? It has to be taken to P&L. Okay. Obviously इतना simple नहीं है. Okay. वरना standard नहीं बनाते उसके बाद पूरा.
नाउ देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, डिफॉल्ट ट्रीटमेंट इज पीएनएल में ही डेबिट होगा, लोन लिया है इंटरेस्ट चढ़ेगा तो पीएनएल में डेबिट होगा, सिंपल एज दैट। लेकिन एक एक्सेप्शन है जो ये बोलता है कि अगर ये जो बोरिंग आपने किया है, जो बोरिंग का पैसा आपने रेज किया है, इफ इट इज यूज्ड फॉर समथिंग नोन एज क्वालिफाइंग असेट, विच असेट, qualifying asset, then you may capitalize the borrowing cost. I am very clear, I am not saying कि qualifying asset है तो वो capitalize होएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। फिर भी there are certain conditions, वो सब satisfy होगा तो capitalize करेंगे। वो भी जरूरी नहीं है कि पूरा capitalize होएगा, कुछ part capitalize हो सकता है, पूरा capitalize हो सकता है, बहुत कुछ है। बट अगर क्वालिफाइंग असेट है तो सोचना पड़ेगा कि ये कैपिटलाइज होएगा या पीएनएल में जाएगा, तो वहां पे डिफॉल्ट ट्रीटमेंट जो है वो चलने वाला नहीं है अगर आपका पैसा आप एक क्वालिफाइंग असेट में डालते हो तो। नाउ द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज क्वालिफाइंग असेट, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिफाइंग असेट? क्वालिफाइंग असेट इज डिफाइंड एज एनी असेट, आई एम नॉट सेइंग फिक्स्ड असेट, इट इज एनी asset that takes substantial period of time to be ready for intended use or सेल। ऐसा कोई भी एसेट जो सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है टू बी रेडी। व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम? इट इज पर से नॉट डिफाइंड इन द स्टैंडर्ड। व्हाट इज सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम वो नहीं बोला गया है, लेकिन सम सॉल्विंग के लिए आपको बोल रहा हूं, खाली ध्यान रखना 12 महीने से ज्यादा टाइम लगा तो वो क्वालिफाइंग एसेट है। यस और अगर कोई ऐसा एसेट है जिसको 12 महीने से कम टाइम लगा बनने के लिए, ओके, और उस सम में उन लोगों ने इंटरेस्ट का डिटेल दिया है, बोला है कि ये बोरोइंग लिया था, उससे ये बनाया है, ये 9 महीने में बन गया, एज्यूम इट्स अ क्वालिफाइंग एसेट एंड स्टिल कैपिटलाइज द इंटरेस्ट कॉस्ट। वरना वो इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन देने का सेंस बनता नहीं है। एक्चुअली स्पीकिंग सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नॉट नेसेसरीली मीन्स अ पीरियड मोर देन 12 मंथ्स, नहीं, इट कैन बी लेस देन 12 मंथ्स, but it depends upon the facts of the case. See, the language uses substantial period of time. It is not a period of substantial time. टाइम लंबा होना ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन किस पीरियड में क्या काम हो रहा है उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है। तो एकेडमिकली ऑब्वियस कॉमन सेंस है, 12 महीने से ज्यादा टाइम लग रहा है तो डेफिनेटली वो क्वालिफाइंग एसेट है 110%। लेकिन अगर 12 महीने से कम टाइम ले रहा है और फिर भी तुम लोग को सब में बोरोइंग कॉस्ट का डिटेल्स दिया हुआ है, assume it to be qualifying asset, write a note and come and do the sum. Are you understanding this? अरे yes or no? Okay, तो as of now अपने लिए अगर ये चैप्टर का सम है तो डेफिनेटली क्वालिफाइंग एसेट है, लेकिन एग्जामिनेशन में वो चैप्टर की वाइज क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। तो इफ द क्वेश्चन इज फॉर प्रिपेयरिंग एन एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, लोन का डिटेल्स दिया, इंटरेस्ट का डिटेल्स दिया, assume it to be qualifying asset and do the capitalization. Write a note and come. Are you understanding this? Yes or no? So what is a qualifying asset? Any asset that takes a substantial period of time to be ready for its intended use or sale. Use or sale. Sale भी जरूरी है, भूलना मत। Now let's take example of qualifying asset. What are qualifying asset? Examples में क्या आएगा? Building. Yes, you are constructing an office building for yourself. You are constructing a big plant for yourself, a big factory for yourself. Yes, office बना रहे हो, जो भी है. Yes, then yeah, maybe software. Yes, why not? हो गया ना, प्लांट मशीनरी, that's it. ब्रिज, ओके, ब्रिज बना रहे हो, ठीक। What else? क्या? प्राइवेट रेलवे बना रहे थे, ठीक है। और बायोलॉजिकल एसेट आ सकता है, बायोलॉजिकल एसेट इन नेचर ऑफ बेरर प्लांट्स, मैंगो ट्री 20 साल 25 साल लगेगा तो बाद में वो फ्रूट देना चालू करेगा। अभी तुमने लोन लिया,
20 साल 25 साल तक तो कुछ नहीं मिलने वाला है, 20 साल के बाद ही वो असेट तैयार होगा अपने इंटरनेट यूज के लिए, क्वालिफाइंग असेट। आर गेटिंग इट? अरे यस और नो? सो बेसिकली एनी एसेट में मैं क्यों स्ट्रेस कर रहा है बार बार, ये जितना भी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया वो सब फिक्स्ड असेट के थे। लेट्स कम टू अनदर कैटेगरी ऑफ असेट, ओके, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट। विच इन्वेंट्री? द इन्वेंट्री विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑन अ मास लेवल्स। अभी 10 सेकंड में 4 यूनिट निकलता है, अभी इसमें क्या क्वालिफाइंग एसेट है? इधर से रॉ मटेरियल डालो, इधर से बस फिनिश्ड प्रोडक्ट आउट, इज इट अ क्वालिफाइंग एसेट? नो, इट्स नॉट अ क्वालिफाइंग एसेट। लेकिन देन देयर मे बी सर्टेन इन्वेंट्री which may be a qualifying asset. For example, apart from that, वाइन याद आया तेरे को? और कुछ याद नहीं है? और बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है जिसको टाइम लगता है। राइस का जितना एज ज्यादा बढ़ता है उतना उसका क्वालिटी फाइन होता है। So even that can be aged rice is also an example. Cheese, not the processed cheese that you eat. There are certain cheese which are kept for 6 months, 9 months, उसके बाद वो ready होता है। You will get it only on the European side, of course. European market से मिलता है, इंडिया में नहीं आता है वो सब। या आता भी रहेगा तो it's very 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 expensive. At least it does not come to the suburbs and stuff like that. Yes, not the processed cheese. वो तो ऐसा मशीन है, बाहर बाहर। Are getting it? Then cars. Rolls Royce, for example, it takes around 9 to 10 months to make one car of Rolls Royce. जबकि टोयोटा जैसा तो कुछ घंटे में निकल जाता रहेगा या कुछ दिनों में निकलता रहेगा। Yes, sir. So even that is a qualifying asset. So not necessarily that every inventory is, or by default all the inventories are outside the definition of qualifying asset. No. But generally inventory here which is excluded is those inventories which are produced at mass levels in a very very short duration of time on a repetitive basis. Then they are outside the scope of qualifying asset because it is not taking any substantial period of time to be ready for its intended use or sale. Yes sir, लेकिन कुछ इन्वेंट्री हो सकता है, वाइन हो गया, चीज हो गया, कार्स हो गया, मे बी एरोप्लेन्स also for that matter. Yes, if you are an aircraft manufacturing company, is not going to, you cannot build an aircraft in 2 days or 1 month. It takes hell lot of a time. Then in that case, it may be a qualifying asset. Yes, but always keep the mind open. It's a qualifying asset, not a qualifying fixed asset. That's what I'm trying to say. Okay. तो अगर क्वालिफाइंग छीका हो, सॉरी मैं बोला, ओके। अगर क्वालिफाइंग एसेट रहेगा तो जो बोरोइंग कॉस्ट आपने लिया है उसको शायद कैपिटलाइज करना पड़ेगा। लॉजिकल भी है, क्या लॉजिक है इसमें, प्लीज अंडरस्टैंड। से फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा बैलेंस शीट है, यहाँ पे तुमने 10% लोन लिया है 100 रुपए का, और इसका पैसा आपने डाला है क्वालिफाइंग असेट में 100 रुपए, जैसे ज्यूम। यस, अभी इसका लोन का जो आप इंटरेस्ट कॉस्ट या इंटरेस्ट पे करोगे, इसका बेनिफिट कब मिलेगा तुमको? आज मिल रहा है क्या बेनिफिट? अगर मैं पीएनएल बनाता हूं तो ये जो असेट जो अब तक तैयार नहीं है, वो अंडर प्रोसेस ऑफ बीइंग रेडी है, उसका कोई भी बेनिफिट यहां पे आज दिख रहा है क्या? नहीं। सो बेसिकली ये जो इंटरेस्ट या जो आपने लोन लिया है, इंटरेस्ट पे किया है, उसका कोई भी बेनिफिट आज मिल रहा नहीं है। मिलना कब शुरू होएगा? जब एक बार वो रेडी हो जाएगा तब। देन डोंट यू थिंक, तो फिर ये इंटरेस्ट आज पीएनएल में अगर डाल दिया तो पर मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं हो रहा है, बेनिफिट है नहीं लेकिन खर्चा बिठा रहे हो, देयर इज नो कंपैरेबिलिटी इन दिस केस। यस, तो बोला नहीं ऐसा नहीं चलेगा, डू वन थिंग, इसको कैपिटलाइज कर दो। फिर जब वो रेडी होएगा तब डेप्रिसिएट होके धीरे धीरे करके वो पीएनएल में आना शुरू होएगा। जब बेनिफिट आएगा तब वो डेप्रिसिएशन के फॉर्म में बैठेगा। डोंट यू थिंक दैट्स मोर लॉजिकल, सो दैट यू कैन फॉलो व्हाट? मैचिंग प्रिंसिपल। यू कैन फॉलो व्हाट? मैचिंग प्रिंसिपल। इसलिए जो क्वालिफाइंग असेट है उसके लिए जो आपने लोन लिया है, ओके, देन इन दैट केस द इंटरेस्ट कॉस्ट मे बी कैपिटलाइज, इंटरेस्ट कॉस्ट में भी कैपिटलाइज। राहु दिया, सगला राहु दिया। आर यू गेटिंग इट? यस और नो? इफ यू एग्रीड दिस, then there are 3 other questions to be answered now about capitalization. Well, you're not feeling well, go home. No, I'm insisting, go home. कैपिटलाइजेशन के बारे में 3 सवालों का जवाब देना पड़ेगा। When to start, when to stop,
और तीसरा क्वेश्चन बाद में, व्हेन टू स्टार्ट कैपिटलाइजेशन। लोन लिया तब से, असेट का काम चालू किया तब से, कब से, कब से कैपिटलाइजेशन शुरू करना चाहिए? असेट का काम चालू किया तब से, भले लोन बाद में लिया हो। असेट तैयार हो जाएगा उसके बाद कैपिटलाइजेशन शुरू करेंगे। इसी के साथ रोशन पूरी तरह बुझ चुका है। हाँ, सॉरी, वेरी, हाँ, अच्छा भले फिर असेट का काम 6 महीने बाद चालू किया। वो तो इंटरेस्ट, तो जब इंटरेस्ट चार्जिंग तो तब से चालू होगा, कैपिटलाइजेशन कब से शुरू होगा? जिस दिन लोन लिया है ना उस दिन से इंटरेस्ट चढ़ना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम इंटरेस्ट का नहीं है, प्रॉब्लम है ये इंटरेस्ट कैपिटलाइज कब से होएगा। इंटरेस्ट चार्ज तो हो रहा है पर कैपिटलाइज कब से होएगा? क्योंकि वो आपने जैसे बोला वैसे बेनिफिट बाद में मिलेगा और बाद मतलब कैपिटलाइजेशन होने के बाद डेप्रिसिएशन लॉस। कभी भी सर का एग्जाम्पल सर को नहीं चिपकाने का, ओके? नहीं काम करता वो। नो, देर आर 3 कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगा तब से शुरू होगा कैपिटलाइजेशन। यस, 3 कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, बोरोइंग कॉस्ट शुड हैव बीन इनकर्ड। आई डोंट अंडरस्टैंड, बोरिंग कॉस्ट इनकम नहीं हो रहेगा तो हम लोग ये डिस्कशन भी नहीं करेंगे, पर पहला कंडीशन है बोरिंग कॉस्ट शुड हैव बीन इनकर्ड, जिसको कैपिटलाइज करना है। दूसरा इंटरेस्टिंग है, एक्सपेंस शुड हैव बीन इनकर्ड ऑन क्वालिफाइंग असेट। इस बहुत कॉमन सेंस है, इट्स प्योर कॉमन सेंस, दैट्स व्हाई इट्स डिफिकल्ट। नहीं समझा ये? समझा कि नहीं? सिंपल है। क्या समझा बेटा? हिंदी में ट्रांसलेट मत करना इसको, इसका लॉजिक समझाना है। ट्राई तो कर, बोल। बुरा टाइम चल रहा है बेटा, टाइम देख रहा है भाई साहब। एनीवन? उसका गाड़ी उधर ही अटका हुआ है। हम लोग ने कहा बोला कैपिटलाइजेशन चालू हो गया है, हम लोग वही तो डिस्कस कर रहे हैं कब से होगा। किसी को समझा क्या क्या बोल रही हो? वो छोड़ो, तेरे को समझ रहा है तू क्या बोल रही? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर सेइंग? से तो कैपिटलाइजेशन के लिए वो किए रहने चाहिए क्यों जरूरी है? वही तो क्वेश्चन है। उससे क्या, वो जो है उसमें ये तब से शुरू होना चाहिए, उसके लिए वो कंडीशन लाइक व्हाई? ऑब्वियसली वो कैपिटलाइज होगा, बट देन व्हाई इज दैट रिक्वायर्ड ओवर हियर? या हेडेक से। हम्म
प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तब एक्सपेंस इंकर होगा. एक्सपेंस शुड बी इंकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्वालिफाइड. Why? हाँ Why there is a condition? सर, बिकॉज एक्सपेंस जब इंकर करेंगे तब वो बोरोड फंड यूज करें. तो क्वालिफाइंग एसेट बन ही नहीं है, फिर भी बोरोइंग कॉस्ट का मीटर चालू है, तो फिर वो जो इंटरेस्ट है, जो बोरोइंग कॉस्ट है, वो असेट के बनने के लिए यही नहीं होगा, यूज ही नहीं होगा. वही सेम चीज तूने अलग तरीके से बताया. हाँ बोलो आंटी. तीनों में से ने किसी ने भी क्या बोला तेरे को समझा? मेरे तो ऊपर से ही गया है. अभी चौथी तू है, पांचवी एब्सेंट है रीमा आंटी. तो गाँव गई है ना, उसको बोल छोड़ दे ऑप्शन. बोलो बोलो. अरे सबने गोबर किया, तू क्यों रह जाएगी? तो भी कर ले. ये बेस्ट स्ट्रेटजी है. सर को भी तो घर पे जाना है. हम जवाब ही नहीं देंगे, सर कब तक वेट करेगा? उसको तो बोलना ही पड़ेगा. लेट्स सी किसका ज्यादा. हम वेले हैं, सर को पोर्शन खत्म करना है, हमको थोड़ी. हम नहीं जवाब देंगे. क्या कर लेगा सर, क्या करेगा? इट्स अ वेरी सटल वे ऑफ सेइंग. नहीं आता क्या उखाड़ेगा. ओके, आई विल गो विथ व्हाट अथर्व सेड. सिंपल कॉमन सेंस है. मैंने 100 रुपए का लोन लिया, उसमें से 1 रुपया भी असेट में यूज ही नहीं किया अब तक. तो लोन का पैसा असेट में यूज हुआ है क्या? नहीं. तो किस हिसाब से चढ़ा रहे हो उसके ऊपर? पहले वो 100 रुपए में से 10 रुपया यूज किया रहेगा तो मैं बोलेगा ना कि बोरोइंग जो किया 100 रुपए में से 10 रुपया बोरोइंग क्वालिफाइंग असेट के फॉर्म में ब्लॉक हुआ है, कैश के फॉर्म में पड़ा नहीं है वो. अंडरस्टैंड? ट्राई टू विजुअलाइज अ बैलेंस शीट. 100 रुपए का लोन लिया है, अभी हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया, तो ये कैश के फॉर्म में पड़ा हुआ है. ये क्वालिफाइंग असेट कैसे हो गया? कैसे, मैं किस पे कैपिटलाइज करूं? लेकिन इसमें से हम लोगों ने 10 रुपया यूज किया है, किसमें? क्वालिफाइंग असेट में यूज किया है. हाँ, तो 10 रुपए के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो तो कैपिटलाइज कर. पूरा 100 रुपया नहीं हो सकेगा. चालू तो कर. 10 रुपया खर्चा किया रहेगा, 100 रुपए में से 10 रुपया ब्लॉक हुआ. हाँ, तो अभी ये जो 10 रुपए का जो इंटरेस्ट है, मैं बोल सकता है कि हाँ ठीक है, इसका बेनिफिट फ्यूचर में है. लेकिन पहले ब्लॉक तो कर, खर्चा तो कर. खर्चा किए बिना कैपिटलाइजेशन किस पे करूं? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो खर्चा होना जरूरी है. और उससे भी ज्यादा जरूरी है तीसरा कंडीशन. तीसरा कंडीशन इंटरेस्टिंग है. एक्टिव डेवलपमेंट should be done to make the asset ready for intended use or sale. एक्टिव डेवलपमेंट शुड बी डन टू मेक द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल. समझो तुम लोग ने एक पीस ऑफ लैंड खरीदा, यस, बिल्डिंग बनाने के लिए. तो एक्टिव डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ, कब मानेंगे? भूमि पूजन किया, तब से, या फिर ऐसा गड्ढा खोदा बड़ा तब से, या एक्चुअली बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखना शुरू हो गया, फर्स्ट फ्लोर बन गया, तब से? What is the stage when the active development begins? भूमि पूजन, छोटा गड्ढा, बड़ा गड्ढा, कि बिल्डिंग तैयार हुआ? मतलब you can see the first floor, ground floor, ऐसा. You can see some tangible work in form of building. First slab, second slab, ऐसा. कभी माना जाए कि एक्टिव डेवलपमेंट हो गया है. ठीक है. हाँ, व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? भूमि पूजन, बड़ा गड्ढा, या बिल्डिंग चालू? ओके, भूमि पूजन, गड्ढा,
बड़ा गड्ढा, भूमि पूजन में छोटा गड्ढा करते तो शकुन का कब से शुरू होता है? तीनों आंसर रॉन्ग है। जब से परमिशन के लिए अप्लाई किया तब से। Does it make a difference? तो मैंने भी सोचा था ऐश्वर्या से शादी करने का। Does it make a difference? नहीं ना। तुमको लगता है कि बिना परमिशंस फ्रॉम द बीएमसी, फ्रॉम द रिलेटेड अथॉरिटीज, यू कैन इवन डू द भूमि पूजन ओवर देयर? नो, यू कांट। यू कैन स्टार्ट द वर्क विदाउट द रिलेटेड परमिशन। तो जब तुमने परमिशन के लिए अप्लाई किया ना, तब से एक्टिव डेवलपमेंट शुरू हो चुका है। अभी हो सकता है कि परमिशन मिलने में 6 महीने लगे, 3 महीने लगे, तब तक कुछ टैंजिबल वर्क नहीं दिख रहा है तुमको, लेकिन द एक्टिव डेवलपमेंट इज बीइंग डन। सो डोंट ट्राई टू ऑलवेज एज्यूम कि एक्टिव डेवलपमेंट मतलब कुछ टैंजिबल काम दिखना चाहिए, कुछ विजिबल होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। परमिशन के लिए अप्लाई किया है और पीछे बैकग्राउंड में काम चल रहा है, इवन दैट इज एन एक्टिव डेवलपमेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? यस और नो? ओके, मतलब डेवलपमेंट इज बीइंग डन। हाँ, डिजाइनिंग काम चालू है तो एक्टिव डेवलपमेंट इज बीइंग डन। जरूरी नहीं है कि विजिबल या टैंजिबल वर्क ही हो, कि वो लैंड पे काम जब तक चालू नहीं हुआ तब तक एक्टिव डेवलपमेंट, ऐसा जरूरी नहीं है। ओके, बैकग्राउंड में काम चल रहा है तो भी एक्टिव डेवलपमेंट है। आर गेटिंग इट? चलो, कीपिंग इन दैट। ओके, फाइन, मूविंग ऑन। व्हेन टू स्टॉप द कैपिटलाइजेशन? रेडी फॉर इंटरनेट यूज, या फिर if loan is repaid, is there a question of capitalizing anymore? Anyone? मैंने एसेट बना लिया, फिर 6 महीने तक उसको यूज ही नहीं किया, तो कब तक कैपिटलाइजेशन चलेगा? असेट बन गया तब तक, या असेट जब तक यूज में नहीं आया तब तक? Nonsense. Once the asset is ready, it's over. You cannot capitalize a single rupee after that point. India 16 याद कर, 11 standard याद कर. All the expense incurred till the asset is not ready for its intended use, you have to capitalize. After that, no capitalization. But I am not using it. That's your problem. You are dumb. If the asset is ready, you should have used it. You are losing on the benefit, but the asset is ready. So no. Wrong answer. When to stop? Question भूल गए आंटी। रेडी होके उसका बेनिफिट मतलब रेडी हो गए तो जब असेट जब इंटेलिजेंस के लिए रेडी हो गए। All are wrong as usual. The capitalization should cease or should stop once the asset is substantially ready for its intended use or sale. Substantially ready, not ready. क्या फर्क पड़ता है सर? एक वर्ड डाला सर, बेटा वो एक वर्ड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है भाई। मैंने बिल्डिंग बनाया, 25 माले का बिल्डिंग तैयार कर दिया ऑफिस का। यस, सारा बोरोइंग कॉस्ट, सारा बाकी का खर्चा सब कैपिटलाइज किया। 25वें माले का स्टेयरकेस जो होता है उसका टाइलिंग का काम बाकी है, उस पर टाइल्स डालने का, वो काम हुआ नहीं है। कैन आई से द एसेट इज 100% रेडी? नो। तो कैपिटलाइजेशन चालू रखो। 2-3 साल तक वो काम ही नहीं करते, कैपिटलाइजेशन चालू रखो। इज इट मेकिंग अ सेंस? 25 माले का 25वें माले पे स्टेयरकेस कोई यूज नहीं करने वाला है, सब लिफ्ट से ही जाएंगे। एसेट इज सब्सटेंशियली रेडी
फॉरगेट अबाउट 25 माला, किसी भी स्टेयरकेस का टाइलिंग का काम बाकी रहेगा, आई से इट्स रेडी ना, लिफ्ट यूज करने वाले सब लोग, एसेट इज रेडी, स्टॉप कैपिटलाइजेशन। अगर ऐसा नहीं करेंगे, नो वन विल एवर स्टॉप कैपिटलाइजेशन, बिकॉज कैपिटलाइजेशन करना हमेशा बिजनेस के फेवर में होता है, क्योंकि वो खर्चा पीएनएल में दिखता नहीं है, पीएनएल इन्फ्लेटेड दिखता है। एवरीवन वुड लाइक टू कैपिटलाइज ऑल द एक्सपेंडिचर इफ दे आर गिवन अ परमिशन, कि भाई क्यों पीएल में डेबिट मार रहे हो, डाल दो असेट साइड पे, फिर धीरे धीरे करके आएंगे डेप्री के फॉर्म में। अरे अंडरस्टैंडिंग दिस, तो स्टैंडर्ड इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट, बोलता तू 100% काम खत्म करने की जरूरत नहीं है, असेट अपने यूज के लिए ऑलमोस्ट तैयार है, स्टॉप कैपिटलाइजेशन, नीड नॉट बी 100% कंप्लीट, सब्सटैंशियली रेडी होना चाहिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तुमने पूरा एक 400 करोड़ का मशीन बना लिया, पूरा प्लांट बना दिया, अभी क्या बाकी है, कुछ कुछ पार्ट का पेंटिंग का काम बाकी है, उसके बिना प्लांट चल ही रहा है बरोबर से, तो शुड आई स्टॉप कैपिटलाइजेशन? हाँ कर, ये सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम बाकी है, कुछ बीएमसी में डॉक्यूमेंट सबमिट करने का बाकी है, बराबर है, ऐसा सब काम अगर बाकी है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम बाकी है, देयर इज अ एसेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, यस यू स्टॉप कैपिटलाइजेशन। You cannot continue capitalization till every 100% small things are done. No, it's not necessary. Asset mota moti ready hai, stop capitalization. Are you understanding what I'm saying? Say yes or no. So don't miss on that one word. That one word is the most important thing. Substantially ready for its use. समझ में आ रहा है difference? Okay.